साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि रोज रात 10 बजे मैं आप सभी के लिए एक जीके की क्लास कराता हूं और जिसमें अभी मैं आरपीएफ एसआई में आई हुई ये आपको सेट करा रहा हूं। जो आरपीएफ एसआई की हाल ही में पेपर हुआ है, हर शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन थे जीके के, जिससे आपको टीसीएस की इरादे का पता लग सके कि टीसीएस किस तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के पूछ रहा है। फिर इसी के आधार पर मैंने आपको एसएससी जीडी और साथ ही जो आरपीएफ कांस्टेबल है, मैंने उन दोनों को आपको ध्यान में रखते हुए और जो आपकी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कहा था कि साथी 80 घंटे की जीके मुझसे ले लेना अगले हफ्ते से। और एसएससी जीडी में अगर कोई भी आप ऐसे कह दे 15-16 क्वेश्चन नहीं आए हर शिफ्ट में, तो नाम बदल देना। और आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोग 40-42 ना कह दो, नाम बदल देना। तो उस तरीके से, लेकिन बच्चा वो क्लास लोगे तभी, आप आधी अधूरी क्लास लोगे, पूरी नहीं लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। एक परिसीमन आयोग होता है, डिलिमिटेशन कमीशन, इसकी नियुक्ति डैश द्वारा होती है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। ये जो परिसीमन आयोग है साथी, ये जो आपकी लोकसभा आदि की सीटें होती हैं, लोकसभा हो गई या साथी विधानसभा हो गई, इन सब की लोकसभा विधानसभा ऐसे मान के चलिए आदि के क्षेत्रों का सीमांकन करता है। क्षेत्रों का सीमांकन, ये किसका सीमांकन करता है? इनके क्षेत्रों का सीमांकन, कि भाई ये जो कंस्टिट्यूएंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, इसमें इतनी पॉपुलेशन, इसमें इतनी पॉपुलेशन। अभी तक साथी 4, आजादी से लेकर अभी तक टोटल 4 परिसीमन आयोग बने हैं। टोटल कितने आयोग बने हैं? 4 परिसीमन आयोग, 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने। एक साथी 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में लगभग इसका एक्ट संसद बनाती है। और डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये किसके साथ मिलकर कार्य करता है? चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके जो आदेश होते हैं बच्चा, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, याद रखिएगा, उन पर कहीं भी आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और किस किस की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति करती है जो राष्ट्रपति होती है। और साथ ही इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी तो यही करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री के आयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? साथियों, इसकी एक फुल फॉर्म होती है, इसकी एक फुल फॉर्म हो जाती है, वो फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरो। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे आगे अगले पेपर में, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को नोट करते चलना। ये ऑक्सीजन 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसलिए क्या करता है, जो चौड़े पत्ते वाले घास होती है, जैसे आपकी कोई फसल है, उसमें चौड़ी पत्ती वाली जो घास होती है, चौड़ी पत्ती वाली घास या वनस्पति को खात्मे के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, वनस्पति के विनाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह घास पर कोई असर नहीं करता, पर चौड़े पत्ती, ब्रॉड लीफ जो प्लांट होते हैं साथी, उनका विनाश कर देता है। तो अगर कोई सिंथेटिक का मतलब है जो लेबोरेटरी में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है, तो अगर आप किसी घास को मार दोगे फसल की रक्षा के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे साथी हर्बिसाइड कहा जाता है। ऑक्सीजन नाम सुन के आप कंफ्यूज होके इसको हार्मोन मत बता देना। ये बच्चा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D है, इसका प्रयोग हर्बिसाइड भी कह सकते हो, या साथी घास नाशी, वनस्पति नाशक के रूप में किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2 बार मेरे साथ बोलो, इधर ध्यान दो, आपस में बात नहीं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जो एक फसल सब्सिडी बीमा योजना है के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कि भाई इसने फसल बीमा योजना का आप ऐसा कह सकते हैं सर्वोत्तम कार्यान्वयन करके दिखाया है, या आप ये कह सकते हैं कि सर्वोत्तम उसको आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने रिजल्ट लाके दिखाया है कि हमने यहां पर फसल बीमा योजना को बहुत अच्छे से लागू किया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 कब 18 फरवरी 2016 योजनाओं से मैं आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन निश्चित है। 18 फरवरी 2016 को बेटी यह योजना आती है, सीहोर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री इसको लॉन्च करते हैं। कहां से? सीहोर मध्य प्रदेश से लॉन्च करते हैं। फसल बीमा योजना है, किसान को फसल बोते समय अपनी फसल का बीमा कराना होता है। बीमा क्या होता है? जैसे आपका स्वास्थ्य बीमा कराया आपने, मान लो भगवान ना करे आप बीमार हो गए तो आपने पहले ही बीमा करा रखा था, अब वो रिस्क कंपनी का, बीमार हुए आपके इलाज के लिए कंपनी पैसे देगी, आपने बीमा कराया हुआ है। ऐसे अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान को कंपनी जिससे बीमा कराया है वो पैसे देगी। अब आपको बीमा के लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ एडवांस मान लो। तो इसमें क्या है कि सरकार जितने का बीमा आप लोग कराते हैं किसान, उसका कुछ पार्ट सब्सिडी के तौर पर सरकार देती है। 2020 तक तो अनलिमिटेड थी, बाद में इसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया। तो 18 फरवरी 2016 सीहोर, इसमें अगर आप खरीफ की फसलों का बीमा कराते हैं तो आपको साथ ही 2%, 2-3% के करीब आप इसे कह सकते हैं। जो अगर आप खरीफ की फसल का बीमा कराते हैं तो आपको लगभग इसमें कितना परसेंट देना पड़ेगा? इसमें साथ ही खरीफ की फसलों में 2% में बिल्कुल सही था, खरीफ की फसलों में 2%। अब रबी की फसल का बीमा कराते हैं तो इसमें आपको 1.5% बीमा का प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर आप बागवानी फसल का कराते हैं, बागवानी, तो इनके खराब होने की ज्यादा गुंजाइश होती है, तो रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम ज्यादा। खरीफ की भी खराब होने की ज्यादा चांस होते हैं तो प्रीमियम ज्यादा। ये साथ ही प्रीमियम देना होता है किसान को। ये क्या देना होता है? प्रीमियम देना होता है किसान को। तो कब लॉन्च की? 18 फरवरी 2016। तो 18 फरवरी 2016 क्लियर है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही? इनके अनुसार कर्नाटक की रही। 2022-23 के लिए कर्नाटक की रही। ये जरूर नोट कर लेना, आगे कभी आ सकता है। कब लॉन्च की है, कहां से लॉन्च की है? खरीफ फसलों का प्रीमियम 2%, रबी का 1.5%, बागवानी का 5%। प्रश्न संख्या 4 कह रखा है दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? अब सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत सन 1206 से लेकर और साथ ही 1526 ईस्वी, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, लगभग 320 वर्ष ये दिल्ली पर सुल्तानों का राज रहा। इसी जो वहां का राजा होता था, जो किंग होता था, उसे किंग या राजा ना कह के वो अपने आपको सुल्तान कहता था, सुल्तान की उपाधि धारण करता था। तो इसी वजह से सुल्तानों का समय, इस समय को सल्तनत काल कह देते हैं। इसमें साथ ही 5 अलग अलग वंश के राजाओं ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, सबसे पहला कौन सा वंश था? आप कहोगे गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कह देते हैं, जिसको मामलुक वंश भी कह देते हैं। गुलाम के बाद में साथ ही खिलजी वंश, इनके बारे में पूछ लेता है राजाओं का क्रम। खिलजियों के बारे में तुगलक, खिलजियों के बाद तुगलक, तुगलकों के बाद में आगे थे शायद साथ ही सन सैयद, और सैयद के बाद में जो लास्ट वंश था वो था लोधी वंश। इसका अगर प्रथम शासक देखोगे जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर निपट गया। और जो अंतिम शासक था वो था साथी इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया और सल्तनत काल समाप्त हो गया यहां तक। इसके बाद में साथी मुगल काल शुरू हो जाता है। इसके बाद में क्या हो जाता है? मुगल काल। तो आप ये कह सकते हो 1526 से लेकर और कब तक साथी? 1857 तक। कब किसका शासन रहा? यह मुगलों का शासन रहा। किसका? मुगलों का। तो इस प्रकार से आपसे वंश पूछ सकता है और भी कई सारी पूछ सकता है। तो ये इनका पूछा, ये किसका, किस समुदाय के थे, इनका वंश कहां का था? जे देखो, ये सारे के सारे तुर्किश नहीं थे, सारे के सारे तुर्किश नहीं थे, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन माना गया है वो तुर्किश माना गया है।
तुर्की मूल के, तुर्क मूल के, लेकिन ये सारे के सारे तुर्किश नहीं थे। चौथे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण मतलब लोन प्रदान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो इसमें आपको 3-4 चीजें तो दे रखी है। इसका उद्देश्य क्या है कि एससी एसटी समुदायों में और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य तो आपको सामने क्वेश्चन में दे रखा है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। उद्यमशीलता को बढ़ावा कैसे दिया जाता है कि साथी 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। एससी एसटी लाभार्थी को, लाभार्थी या तो एससी होना चाहिए, एसटी या कोई महिला, और साथ ही जो व्यवसाय होना चाहिए वो नया व्यवसाय होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? नया। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है नया प्रोजेक्ट। तो प्रति एक ब्रांच, साथ ही ये टारगेट दिया गया हर एक ब्रांच को। ये प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली, स्टैंड अप इंडिया, एससी एसटी खड़े हो, आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, इसको लेकर इस योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया मत कर देना। इस योजना का नाम क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना। 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। यह योजना कब लॉन्च की गई? 5 अप्रैल 2016 को साथी ये योजना लॉन्च की गई। 5 अप्रैल 2016 को यह योजना लॉन्च की गई। तो 5वें का उत्तर क्या चाहता है? डी आपका बिल्कुल सही है, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना। आगे कहा गया मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते? अगर ये मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते तो जाहिर सी बात है आपको ये बाहर से लेने होंगे। बाहर से खाद्य पदार्थ जो आप कुछ खाते हो उससे आपको इन अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। अमीनो एसिड होते क्या हैं बच्चा? अमीनो एसिड से ही चेन मिलकर ये क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो देखो मैंने इसके बारे में जब अध्ययन किया तो लगभग 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। इंसानों को कितने चाहिए होते हैं? 20 अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं, जिसमें से 11 का शरीर उत्पादन करता है। 11 हमारे शरीर में उत्पादन होता है, 11 का हमारे शरीर में उत्पादन होता है, और साथ ही 9 का साथी नहीं होता। यह हमें बाहर से चाहिए होता है खाने के साथ, इसलिए इनको अनिवार्य अमीनो अम्ल भी कह देते हैं, अनिवार्य। लेकिन यहां पे तो 22 कह रखा है और इन्होंने जो माना है वो 8 को माना है। तो इस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे साथी चैलेंज भी कर सकते हैं। इनके अनुसार 22 में से 8 का उत्पादन मानव शरीर में नहीं होता, 14 का होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि 22 इन्होंने कतई गलत ही दे दिया। 2 अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा होते हैं पर वो बहुत मतलब रेयर, वो रेयर पाए जाते हैं, इससे समझ लीजिए। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते, 20 तो बहुत ही आवश्यक है, जिनमें से 11 शरीर में उत्पादन होता है, 9 का नहीं होता। इन्होंने मानिए 22 में से इनका कहना 14 का होता है, 8 का नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। किस संगीतकार ने सरोद नामक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सेनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में, सेनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है सरोद। अब सभी जानते हैं सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में साथी 8 तार होते हैं। सितार में कितने तार होते हैं? सर 7 तार होते हैं, होते ना। वायलिन में कितने होते हैं? सर 4 तार होते हैं। ठीक है भैया। तो किसे सरोद नामक वाद्य यंत्र, और ये सेनिया शाहजहांपुर घराना। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित रविशंकर सितार। अब ये भी सरोद वादक है और ये भी सरोद वादक है। अब पूछा सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध तो अमजद अली खान और अली अकबर खान में ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान 7वें काडी, 7वें काडी। सितंबर 2024 में किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? वाणिज्य विभाग का, जिसे स्टेक होल्डर और अथॉरिटी के बीच
संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया। तो भाई वाणिज्य, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है? भारत का मिनिस्टर ऑफ, या इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चार्ज है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सोचो, कृष्ण कुमार बिश्नोई, पीयूष गोयल, चैतन्य कश्यप या बिमल बोरा? आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि ये जो मंत्री है, इसका मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल मंत्री है, तो यही तो इस प्रकार का कोई पोर्टल वगैरह लॉन्च करेंगे। 8वें का उत्तर क्या चाहता है? बी आपका बिल्कुल सही है। ये बताइए, वाणिज्य जो होता है, ट्रेड जो होता है, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? आगे आ जाते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? आप जानते हैं साथ ही 7 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने इनमें कितने मेडल जीते? पैरालंपिक खेलों में 7 गोल्ड मेडल जीते। जैसे अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता, नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स भाला फेंक में जीता। तो पूछा है कि भाई नीतीश कुमार ने किस खेल में जीता? नीतीश कुमार ने साथी किस खेल में? तो आप सभी जानते हैं, नीतीश ने बैडमिंटन में जीता। नीतीश ने किस में जीता? बैडमिंटन। तो इसमें लिख लीजिएगा, निशानेबाजी में अवनी लेखरा, सुमित अंटिल एथलेटिक्स या मेंस जेवलिन थ्रो, हविंदर सिंह निशानेबाजी, धर्मवीर नैन क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप और साथी नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो। तो इसमें ऐसे आप कर सकते हो कि प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, इन्होंने साथी हाई जंप, ये एथलेटिक्स में आता है। नवदीप सिंह करके और साथी सुमित अंटिल, इन्होंने साथी एथलेटिक्स भाला फेंक में, तीनों ने किसमें? भाला फेंक में, इन्होंने भी भाला फेंक। तीरंदाजी में हविंदर सिंह, शूटिंग में अवनी लेखरा, इनके पास 2 अलग अलग पैरालंपिक में 2 गोल्ड हो गए। इस प्रकार से नीतीश कुमार बैडमिंटन, नीतीश कुमार ये सती बैडमिंटन। 9वीं का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? ग्लोबलाइजेशन मतलब एक देश दूसरे देश, सारे देश की जो बाजार है बन कहीं पर रहा है, उस उपयोग कहीं पर हो रहा है। ये सारे इनके जो मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। मार्केट क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट। यह लोगों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। यह समस्याओं को कम करने, सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है। यह सीमाहीन दुनिया बनाने में मदद करता है और यह निवेश, लोगों और सूचना के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। तो जब आप इसको बहुत सावधानी से देखोगे तो एक चीज क्लियर है कि लोगों के बीच बातचीत, भाई सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सीमाहीन दुनिया, बॉर्डरलेस एक वर्ल्ड बनाने का, जहां फिजिकल बॉर्डर तो हो, पर जब आप आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, उनका पता नहीं लग पाता। इससे साथ ही निवेश और लोग एक जगह से दूसरी जगह। हां यह है कि इससे यह नहीं है कि मतलब समस्या कम होंगी या सतत विकास लाभ बढ़ेंगे। समस्याएं कम होंगी या सतत विकास लाभ बढ़ेंगे, यह होना मुश्किल लग रहा है। तो इसमें से अगर तीनों को, चारों को हटाओगे तो आपको एक ऑप्शन बी वाला ही हटाने वाला मिलेगा। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेक्शन की प्रक्रिया तो है। कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई? कितने राज्यों की जनसंख्या? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 3 राज्य जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ प्लस। 3 तो ऐसे राज्य थे, यूपी, महाराष्ट्र और साथ ही बिहार। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार 3 ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ प्लस। केवल एक ऐसा राज्य था सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या में राज्यों में सबसे कम, राज्यों में सबसे कम जनसंख्या। भाई राज्यों में अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करोगे तो राज्यों में याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या किसकी है? राज्यों में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या। बाबू यहां फोकस करो, आपको जीके की क्लास मिल रही है। सोचो एक व्यक्ति 14-15 घंटे फिर भी समय निकाल कर कि मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि अब 80 घंटे में अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, तो मैं तुम
तुम्हें क्या मतलब क्लास कैसी है, तुम यहां पे फोकस करो ना। मैं ले रहा हूं साइंस की क्लास, अलग बात है, तुम इधर ध्यान दो। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, 11 का उत्तर सी। वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी? सबसे पहले 7 फरवरी 2019 में जो पहली वंदे भारत थी वो साथी कहां से कहां के बीच में? याद रखिएगा, नई दिल्ली, एनडीएलएस से और वाराणसी के बीच में चली। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। दूसरी साथी नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी स्वदेशी ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? स्वदेशी। इसी बात का तो गर्व है। यह साथी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, वहां पर साथी ये बनी है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये किस देश में बनी है? भारत में बनी है। वंदे भारत एक्सप्रेस कहां बनी है? भारत में। किस विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? महायानवाद मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा। भाई महायान, हीनयान, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं जो चौथी बौद्ध संगति में अलग हो गए थे। भाई जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में कहां बटा? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय पर कुंडलवन कश्मीर में हुई। अब साथी, अब आप इसमें देखो तो 5 आपको महाविहार मिलेंगे। अगर आप प्राचीन 5 महाविहार देखो तो आपको कितने महाविहार मिलेंगे? 5। सबसे पुराना जो भारत का है वर्तमान में वो नालंदा, जिसको कुमारगुप्त वन ने बनवाया था। किसने? गुप्त राजा कुमारगुप्त वन ने। दूसरा साथी ओदंतपुरी, ये बिहार शरीफ बिहार में है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आप कह सकते हो महाविहार, यह बिहार शरीफ बिहार में है। इसको पाल वंश के राजा गोपाल ने बनवाया। इसको पाल वंश के राजा गोपाल वन ने बनवाया। तीसरा साथी विक्रमशिला। तीसरा विक्रमशिला, विक्रमशिला धर्मपाल। विक्रमशिला किसने बनवाई? धर्मपाल। यह भी भारत में है। एक साथी सोमपुरा या पहाड़पुरा आ जाती है। सोमपुरा या पहाड़पुरा, यह बांग्लादेश में पड़ती है क्योंकि बंगाल का बंटवारा हो गया। यह भी पाल वंश के राजा, याद रखिएगा, धर्मपाल ने बनवाई। यह भी किसने बनवाई? धर्मपाल ने। एक आ जाती है जगतदला। तो जो जगतदला ये भी बांग्लादेश में है, इसको साथी पाल वंश के राजा रामपाल ने बनवाया। इस प्रकार से ये उस जमाने की प्राचीन समय की आप ये कह सकते हो 5 बड़े विश्वविद्यालय थे। तो इसमें कहा गया महायान का ऑक्सफोर्ड, यह नालंदा को कहा जाता है। नालंदा। अगर आप नालंदा में एडमिशन लेने आते हैं तो द्वारपाल क्वेश्चन करते थे। प्रश्न कौन पूछता था? प्रश्न द्वारपाल पूछते थे। 13 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। इन्हें नोट कर लेना। अभी वर्तमान में भारत में सबसे प्राचीन नालंदा, उसके बाद में ओदंतपुरी है क्योंकि गोपाल का शासक धर्मपाल से पहले था। यहां पर साथी आपको लिंगानुपात दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य है। आप कॉमन तौर पर राज्यों के लिंगानुपात याद नहीं करते, फिर भी आपको कुछ बड़े बड़े राज्यों के लिंगानुपात याद कर लेने चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश का 912 होता है, तो पहले का क्या जाएगा? डी। पहले का क्या जाएगा साथी? डी। जो बिहार है, बिहार का उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा साथी 918 होता है। पहले का डी, दूसरे का भी, यहां भी है, यहां भी है, बाकी में नहीं है। फिर आ जाता है साथी मध्य प्रदेश का और थोड़ा सा ज्यादा 931, और साथी महाराष्ट्र का 929। तो तीसरे का उत्तर क्या जाता है? ए, और चौथे का जाता है साथी सी। डी बी ए सी, ये आपको बी वाले ऑप्शन में मिला। देखो 2 याद करोगे तो भी फंस गए, इसलिए कम से कम टॉप 5 राज्यों का तो कर लिया कीजिए। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्ति, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु यह किसकी शक्ति की बात की जा रही है? राष्ट्रपति की शक्ति। यह बताइए राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल,
राष्ट्रपति के चुनाव का, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, शपथ महाभियोग, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यह बता के चलिए। तो याद रखना निर्वाचक मंडल की बात आ जाएगी। किसकी बात? निर्वाचक मंडल की। तो निर्वाचक मंडल में कौन हो जाते हैं? निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? अनुच्छेद 52, शपथ जो होती है यह साथी अनुच्छेद 60, महाभियोग अनुच्छेद 61, क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72। यह साथी आपसे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। आप एक चीज जानते हैं कि 243 इसके बाद से भाग 9 शुरू हो जाता है। भाई भाग 5 की बात करें तो भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से। भाग 8 किससे संबंधित है? यह कहोगे साथी केंद्र शासित प्रदेश से। और भाग 9 से क्या शुरू हो जाते हैं? ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 243, 243 ए, ये सब याद आया। तो 243 के बाद का तो हो नहीं सकता, इसे हटा दो। फिर साथी क्योंकि फिर तो वो कि भाई कौन संघ सूची पर कानून बना सकता है, ये सब आ जाता है। तो याद रखिएगा इसका क्या उत्तर होगा? 240 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 240 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 240 आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथी, क्योंकि 233, 234 इनमें साथी जिला न्यायालय के बारे में बात कही हुई है। इनमें किसकी बात है? जिला न्यायालय। तो यह भी क्लियर है कि 235 भी नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उत्तर आ जाएगा। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, बहुत बढ़िया से करो या मरो क्लास शुरू हो गई है। आज की क्लास ली होंगी, मजा आ गया होगा। और कल सुबह से क्लास लेना मत भूलना। 6 बजे करंट अफेयर, 7 बजे साइंस, 8 बजे मैथ, 9 बजे रीजनिंग और 10 बजे जीके जीएस। शाम 5 बजे से मॉडल पेपर शुरू हो जाता है। संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है? क्योंकि भाई कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह तय करने का अधिकार भी किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। अगर साथी लोकसभा ने किसी धन विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया तो अधिकतम 14 दिन ही रोक सकते हैं। या तो से वो पास करेंगे, नहीं तो वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। तो ज्यादा अधिकार किसके पास हुआ? सॉरी, लोकसभा के पास। अधिक अधिकार किसके पास हुआ? लोकसभा के पास। ठीक है, अधिक अधिकार किसके पास हुआ? लोकसभा के पास। कौन सा देश यूनेस्को में दोबारा शामिल होकर इसका 194वां सदस्य बना? यूनेस्को। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर यह साथी पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका 194वां। एचएएल ने किस साल भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? 2 सीटर तेजस सौंपा है 2023 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथी? यह बेंगलुरु कर्नाटक में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 18 का उत्तर डी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? यह साथी 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च हुई। 1 अप्रैल 2021 से 945 करोड़ के फंड के साथ। यह कितने करोड़ के फंड के साथ शुरू हुई? आप कहोगे बड़े भैया यह 1 अप्रैल 2021 से 945 करोड़ के फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। इसमें जो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज में स्टार्टअप होती है, शुरुआत की स्टेज में जब वो अपना कोई प्रोडक्ट बना रही होती है, रिसर्च कर रही होती है, उस समय उनको हेल्प करने के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फंड आवंटन के लिए इंक्यूबेटर का मूल्यांकन और चयन करना, व्यक्तिगत स्टार्टअप फंडिंग अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान करना, प्रत्यक्ष रूप से फंड वितरित करना या फंडिंग प्राप्त करने वाले स्टार्टअप के प्रदर्शन की निगरानी करना। तो EAC का जो मुख्य काम है वो साथी सबसे अहम है। एक तो ओवरऑल इसके क्रियान्वयन पर नजर रखना,
और इसका मेन काम जो है, इंक्यूबेटर से जो एप्लीकेशन आई है फंडिंग की, उनका मूल्यांकन करना और साथ ही उनका चयन करना। यह आपका बिल्कुल सही है। लॉन्च कब से हुई? 1 अप्रैल 2021 से। मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन उत्सव। साथ ही यहां पर द्वीप फेस्टिवल भी होता है, यहां पर साथ ही द्वीप पर्व भी मनाया जाता है, यहां पर साथ ही मोपिन उत्सव भी होता है, यहां पर जीरो घाटी, यहां पर साथ ही जीरो घाटी म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है, जीरो घाटी संगीत उत्सव भी होता है। इस राज्य में याद रखिएगा कुल लगभग 26 के करीब मुख्य ट्राइब है। 26 के करीब क्या है? मुख्य जनजाति है। 26 के करीब मुख्य जनजाति। बूर बूट फेस्टिवल भी इसमें होता है। बूरी बूट फेस्टिवल भी साथी इसी राज्य में होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये साथी अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी? अरुणाचल प्रदेश। तो मोपिन फेस्टिवल कहां पर होता है? ये साथी याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे कि भाई कौन प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो याद रखिएगा 1917 कोलकाता अधिवेशन। 1917 कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट। 21 का उत्तर भी। कौन रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है? यह कोई रोजगार पैदा करने के मकसद से यह स्कीम नहीं है। स्किल इंडिया, यह साथी जुलाई 2015 में, यह जुलाई 2015 में लॉन्च की गई। तो स्किल सीखोगे तो नौकरी प्राप्त होगी। मेक इन इंडिया, भारत में कंपनी आएंगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। सितंबर 2014, यह साथी जनवरी 2016, यह जो यूनिकॉर्न इंडिया, इस नाम की कोई पहल नहीं है। अगर आपको याद ना होना एग्जैक्ट डेट, तो आप महीना याद कर लो। स्किल इंडिया जुलाई 2015, मेक इन इंडिया 2014, स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016। रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री? रेवंत रेड्डी अभी पुष्पा 2 की फिल्म के जो एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसका बच्चा घायल हो गया था अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कराने में। रेवंत रेड्डी याद रखिएगा तेलंगाना के, सिद्धारमैया कर्नाटक, छत्तीसगढ़ विष्णु साई कुछ करके नाम है, और एमपी के तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, अरे क्या नाम है, कुछ तो नाम है। 23 का उत्तर है। शिवराज सिंह चौहान इतने दिन रहे ना, दिमाग से निकलती नहीं, दूसरा मुख्यमंत्री घुसता ही नहीं है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो अम्ल होता है साथी, वो कौन सा अम्ल होता है? जैसे हमारी गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट में अम्ल होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? HCl। इसी प्रकार कोशिकाओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? DNA पाया जाता है। और DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिस्क 12 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? डिस्क 12 में कौन सी पहल? ये साथी, ये स्टार्टअप चैलेंज होते हैं। डिफेंस कुछ करके स्टार्टअप चैलेंज इसका नाम था। डिस्क का नाम क्या था? ये साथी इसका, ये डिफेंस से संबंधित डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। और इसी के साथ अदिति 2.0, इसी के साथ अदिति 2.0, ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। अक्टूबर 2024 में ही रक्षा मंत्री ने 2 चैलेंज लॉन्च किए। एक साथी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। अब क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछ लिया। इसमें साथी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित, चिकित्सा टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन सी पहल थी? तो ये पहल का नाम था मीरा। इस पहल का नाम क्या था? मीरा। अदिति तो फुल फॉर्म हो जाती है एसिड डेवलपमेंट ऑफ
इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज विद आईडीएक्स। ठीक है भैया। और मीरा की फुल फॉर्म 30 में मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट। मेडिकल इनोवेशन व रिसर्च एडवांसमेंट। अंदर का क्वेश्चन पूछा था खूब, रिसर्च एडवांसमेंट करके ये इसकी थीम थी। ठीक है भैया। 25 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का काम मिले, लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का काम, 100 दिन का काम कितने वर्ष मिले? प्रति वर्ष। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको साथी एमजी नरेगा कहते हैं। भाई खाद्य सुरक्षा तो प्रति व्यक्ति 5 केजी सस्ते दामों पर राशन, यह स्वास्थ्य से संबंधित है। और आवास योजना किससे संबंधित है? आवास दिलाने से संबंधित। 26 का उत्तर डी। 26 का उत्तर डी। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सारी योजना मैं तुम्हें करा दूं। जब से मोदी जी 10 साल से जितनी भी योजनाएं सारी करा दूं, तिथि सहित रटा दूं। और तुम्हें पता है हर पेपर में 2 क्वेश्चन जीडी के लिख लो, 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आके बता देना। मैं वो मेहनत करना चाहता हूं तुम्हारे पीछे। भाई मेरा मन है कि मैं क्वेश्चन ना कराऊं तुम्हें, मेरा मन है मैं तुम्हें थ्योरी कराऊं और क्लास में याद करा दूं, पर मुझे पता है तुम नहीं देखोगे। देखोगे क्या? अगर तुम देख लो तो तुम जब पेपर देने जाओगे ना तो आके ये नहीं कहोगे कि इस एग्जाम में नहीं होगा, नाचते हुए आओगे और ढूंढोगे मुझे कि भैया जीके का पूरा पेपर, मैथ रीजनिंग का विपुल सर प्रीति मैम फंसा रही है, जीके हिंदी एसएससी जीडी में अभिषेक सर की भैया जीके फंसा दिया, मचा गया, उसी में सबसे कम करके आते हो। संविधान के भाग 3 12 से 36, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है। बिल्कुल सही। यह परम नहीं है, यह परम नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बताइए साथी, इसमें साथी कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 12 से 35, 12 से 35 ये वाला गलत है। यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, क्योंकि भाग 4 डीपीएसपी ये तो 36 से 51 आ जाता है। इसे साथी मौलिक अधिकार है, भारत का मैग्ना कार्टा, देश में कानून की सरकार हो, और यह परम नहीं है। कौन सा गलत है? केवल पहला पॉइंट गलत है, और केवल 1 किसमें? सी वाले ऑप्शन में। कितना बढ़िया पीसीएस आईएएस लेवल का क्वेश्चन। तो अब वो अपना तरीका चेंज कर रही है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की थी, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवर और रोगियों को डैश गुण धर्म वाली मेफ्टॉल जो एक दवा होती है के प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने की सलाह दी थी। इसके साइड इफेक्ट की निगरानी, यह साथी ज्वर रोधी है। यह कैसी है? ज्वर रोधी। ये जो फीवर आता है, बुखार आता है, उसकी रोधी है। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी साथी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ही अभिव्यक्तियां हैं? सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ही अलग अलग, चाहे वो विद्युत हो, चाहे चुंबकत्व हो, चाहे प्रकाश हो। ये साथी मैक्सवेल ने नियम दिए थे। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ करके कहा जाता है। 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करता गांधी जी के साथ और कौन थे? सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 पुनः समझौते पर किन्होंने? गांधी जी और बाबा साहब ने समझौता किए थे। किन्होंने साथी? गांधी जी और बाबा साहब ने समझौता किया था। कुशल बाजार परिकल्पना, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारित मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल का आधार है। ठीक है भैया। ईएमएच की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है कि ऐतिहासिक डाटा सीएपीएम का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन करता है
तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में इसमें साथी कौन सा अर्थ होगा? यह साथी जो ये आपका अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुशल बाजार परिकल्पना। इसमें कह रखा है कि कुशल बाजार परिकल्पना जो है वो किसी भी पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल सीएपीएम का आधार है। इसकी लीगलिटी वैधता की परीक्षण करने के लिए आप ये जांच कर सकते हो कि ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन करता है या नहीं। यदि वो खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में इसका अर्थ होगा कि बाजार अकुशल है, और खंडन नहीं करता तो होगा कि बाजार कुशल है। इस तरह की चीजें भी अर्थव्यवस्था में इस बार करवाने की कोशिश करेंगे। कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया? अब सभी जानते हैं भाग 4A अनुच्छेद 51A, भाग 4A और अनुच्छेद 51A, साथ ही 10 पहले और 1 बाद में 11 मौलिक कर्तव्य, कुल 11 मौलिक कर्तव्य इसमें। और कर्तव्य मैं आपको एक एक याद करा चुका हूं। मैंने कहा यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह 42वें संविधान संशोधन से तो जोड़ा गया था 1976 में। तो जब आप ABCDE 11 की 11 मौलिक कर्तव्य याद करते हो, EFGHIJ और के, कुछ इसी प्रकार से तो होता है कि हमारे ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान, जो हमारे महान आदर्श है स्वतंत्रता संग्राम के, उनका सम्मान, देश की संप्रभुता एकता अखंडता को बचाए रखना, रक्षा के आह्वान पर जाना, ये तो हमारा दोस्त है, ये हमारा ब्रदर है, ब्रदरहुड की भावना को जन्म देना, कल्चर को, कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा, जी में याद रखिएगा पर्यावरण आदि की रक्षा, एच में साथी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आई में साथी संपत्ति की सुरक्षा, जे में हर चीज में आपको एक्सीलेंट करना है, और के में शिक्षा वाला। ये है। अब देखो इनमें कौन सा एक है 4 में से। देश के लिए काम करना ऐसा तो है नहीं। हां, देश के लोगों के भी सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना, यह बात तो बिल्कुल सही है। सद्भाव की भावना ई वाले में, संविधान और उसके आदर्शों में संशोधन करना थोड़ी ना जोड़ा गया, उनका पालन करना है। और निजी संपत्ति की नहीं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सरकारी, जो हम सब की है, इसकी रक्षा। 32 का भी आपका बिल्कुल सही है। माइटोसिस सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है और इंटरफेस के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। किसी ने परसों बायोलॉजी का निचोड़ क्लास ली होगी शनिवार की, उत्तर दे देगा कैसे। समसूत्री विभाजन है, जो नॉर्मल चोट वगैरह या नए सेल बनते हैं तब। इसमें 5 फेज होते हैं। इंटरफेस, ठीक है भैया, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इसमें बिल्कुल बीच में होते हैं, यहां से शुरुआत होती है। ये प्रोफेस है, एनाफेस है, और ये टीलोफेस में अलग हो जाते हैं। कह रखा है माइटोसिस का प्रथम चरण, जो इंटरफेस के S और G2, इंटरफेस के बाद में क्या आता है, इंटरफेस का अनुसरण कौन करेगा? टीलोफेज तो सबसे बाद में, मेटाफेज के बाद में एनाफेज है, मेटाफेज बीच वाली है, तो क्या आ गया? प्रोफेज। आपका बिल्कुल सही है, प्रोफेज आपका बिल्कुल सही है। IPM एक्ट। चलिए, विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? NCERT क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, कभी गलत नहीं हो सकता। विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली, ये सेना के कमांडर होते थे। क्या होते थे? सेना के कमांडर। याद रखेंगे, बात है कब की बात है? ये बात है सती भाई 1206 1336 के आसपास की। कब की? 1336 ईस्वी। हरियर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उत्तर में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये साथियों याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र के होते हैं, ये साथी कला क्षेत्र के होते हैं, ये विज्ञान क्षेत्र के होते हैं, ये सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के होते हैं, सोशल क्षेत्र के। 4 क्षेत्र के 12 सदस्यों को
राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। याद रखिएगा कहां से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से। हमने कहां से ली है व्यवस्था, यह आयरलैंड के संविधान से ली है। 35 का उत्तर डी। 36, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया? किसे चित्तौड़ का गवर्नर? याद रखिएगा आसफ खान। किसे चित्तौड़ का गवर्नर? ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं, क्षेत्रीय राज्य हैं, वहां पढ़ोगे ये सब। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम बताइए जिसने 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया। 1885 में संस्था बनी है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। यह कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? देखो अभी मैं एप्लीकेशन पर तुम लोगों को जो संस्थाएं पढ़ा रहा हूं, संगठन पढ़ा रहा हूं, वो इतने डीप पढ़ा के चल रहा हूं ना। संस्था और वो कौन सी रिपोर्ट जारी करती है वह ये सब पढ़ोगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण। 5वां संस्करण। कौन सा केपलर के ग्रह गति के नियम में से एक नहीं है? हल्के में ले रहे थे तुम पेपर को। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हें केवल जो तुम्हें आता उसे पूछते रहो तो टीचर बहुत अच्छा, और तुम्हें धक्का लगाकर कहे कि जा फाइनल लिस्ट में घुस जा, एक बार थ्योरी पढ़ ले, दुश्मन है वो तुम्हारा। जान संवार दो, मैं मिल जाऊं तो कहीं। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है जिसमें सूर्य 2 फोकस बिंदुओं में से F1 F2 में से कहीं एक होता है। किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफल को प्रसारित करता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग यह उसकी कक्षा के अर्धदीर्घीय अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं अंग्रेजी में देख लेती है, यह कोप्लानर होती है। तो यह तो बात सही है कि साथी इक्वल इंटरवल पर, मेरे विचार में इसका बी होना चाहिए। मेरे विचार में क्या होना चाहिए? इसका बी एक न, लेकिन इसमें कह रहे हैं सी। अच्छा, एक इसमें से नहीं है, यह सी वालों का कहना है। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है, 2 फोकस। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं कोप्लानर होती है, ठीक है। किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफल को प्रसारित करता है या उसको कवर करता है। स्क्वायर जो होता है ऑर्बिटल पीरियड का, वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ दी सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ दी सेमी मेजर एक्सिस। तो ये किससे संबंधित था? ये साथी केपलर के जो लॉस थे, ये साथी केपलर के, वे केपलर ने ग्रह गति के कितने नियम दिए? केपलर ने ग्रह गति के कितने नियम दिए? आप कहोगे सर केपलर ने ग्रह गति के 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रह गति के कितने नियम दिए? आप कहोगे सर केपलर ने ग्रह गति के 3 नियम। तो इसमें से कौन सा? मैं सही तो कह रहा था, इसमें थोड़ा सा सुनो मेरी बात। मैं पहले सही कह रहा था, उसमें तुमने थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो मेरी बात, ए वाली बात सही है, सी वाली बात सही है, डी वाली बात सही है। ए, सी और डी, बात कौन सी सही नहीं है? बात बी वाली सही नहीं है। अब बी पॉइंट देखो कौन से ऑप्शन में, हम लोग ये कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहां पर ए बी को बदल के दे रखा है, बी पॉइंट सी वाले ऑप्शन में। इसलिए साथी हमारा उत्तर तो सी सही होगा। उत्तर कौन सा सही होगा? सी। लेकिन इसमें पॉइंट कौन सा गलत है? पॉइंट ये बी वाला गलत है, ये तो पूछा था। बाकी तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो इक्वल समान क्षेत्रफल कवर करने वाला इसलिए सही है क्योंकि जब वो पास होता है उसके एपीहिलियन की जगह पेरहिलियन पर होता है तो तेज हो जाता है, दूर होता है तो स्लो हो जाता है, पर इक्वल इंटरवल में इक्वल समय में इक्वल एरिया ही कवर करता है। तो बी वाली। अब ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि आपने बोला यार ये तो गलत है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखना है कि भाई बी एक्चुअल में बी पे ना होके सी पे हो सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे देता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे देता है। अर्ध मानव रोबोट का नाम बताइए जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पहले पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। व्योम मित्र। कौन सा वाद्य यंत्र
राजस्थानी लोक संगीत। देखो इनमें से जो शास्त्रीय संगीत में यूज होते हैं उसे हटा दो, बचा हुआ लोक संगीत। ढोलक शास्त्रीय संगीत में भी यूज होती है, शहनाई, तबला। तो जो मोरचंग है ये इस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र भी साथी पूछ ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कितनी है? 6। ठीक है भैया, 41 का ए। खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो साथी सेमी एरिड अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है। खरीफ की फसल है। देखो इनमें से कौन सी चारे के तौर पर? क्या सुपारी जानवरों को खिलाओगे? गुटखा सुपारी जानवर खाने लगे तो फिर तो हो गया सत्यानाश। कपास खिलाओगे? नहीं। दाल खिलाओगे? नहीं। मक्का, मक्का साथी चारे की भी फसल है। दाल इंसान को खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, जानवरों को कहां से खिलाएंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ विमानन एंड गोपुरम, जो द्रविड़ शैली के बने मंदिर हैं, जो द्रविड़ शैली के बने मंदिर हैं उनमें साथी ये विमान और गोपुरम पाए जाते हैं। इनमें विमान और गोपुरम क्या पाए जाते हैं? विमान और गोपुरम। इनके ऊपर एक किताब लिखी, सिग्निफिकेंस ऑफ विमान एंड गोपुरम, डॉक्टर वी गणपति स्थपति। अब इसमें से एक चीज तो क्लियर, शशि थरूर क्या ही लिखे, ये वाली इस तरह की किताब नहीं लिखेंगे। रोमिला था पर इतिहासकार है, वो भी नहीं। तो ये कहा क्या जो कि उस जमाने में मंदिर बने उनके विमान और गोपुरम की क्या सिग्निफिकेंस या क्या उसका महत्व है। अल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म, याद रखेगा, जो कभी कभी पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पूरे भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इधर का सबका मौसम प्रभावित करती है। 44 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इसका उल्टा होता ला नीना। चलिए, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज और क्वीन मैरी भारत आए थे। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा, यह बात है 1911। इन्हीं के स्वागत या इन्हीं के आने की याद में मुंबई में जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। मुंबई में जॉर्ज विटेट ने क्या बनाया? मुंबई में जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। 45 का भी आपका बिल्कुल सही है। किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 इन्हीं से संबंधित है। अनुच्छेद 163 और बच्चा अनुच्छेद 164 इन्हीं से संबंधित है। तो अनुच्छेद 163 राज्य का मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा राज्य में? राज्य की मंत्री परिषद, और राज्य का मुखिया उसका हेड कौन होगा? सीएम। यह राज्यपाल को सलाह देने के लिए। और 164 सीएम की नियुक्ति राज्यपाल और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे सीएम की सलाह पर। तो यह याद रखना, राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार सीएम को माना जाता है। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2024 में अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में महिला एकल स्वर्ण में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता? अपना साथी पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता, अपना पहला, और बहुत प्रसिद्ध हुई है श्रीजी अकुला। श्रीजी अकुला यह टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा, इनके बेसिन के आकार के आधार पर कितने राज्यों में इनका बेसिन, कितने इलाके में इनका नदियों का पानी, इनकी नदियां ये मुख्य नदी या सहायक नदी पानी लेकर गुजरती हैं? तो सबसे बड़ा है साथी गंगा। गंगा जी के बाद गोदावरी, गंगा जी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद में याद रखिएगा कृष्णा। इन चारों में सबसे छोटा किसका है? महानदी का। सबसे पहले गंगा, गंगा तो हर एक में, गंगा के बाद में गोदावरी आपको केवल सी में मिला। तो सी आपका बिल्कुल सही है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। चलिए आगे आ जाते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग हो या सती जो राष्ट्रीय आपदा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की बात हो, सीएसआईआर के अध्यक्ष हो, ये सब अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरे के बढ़ते चलन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से बदलकर स्थानीय रूप से निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच करने का फैसला लिया। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? माया। और चक्रव्यूह साथी याद रखिएगा, चक्रव्यूह इसका साथी जो ऑनलाइन खतरे होते हैं इनसे बचाने का सिस्टम था। इस प्रकार साथी ये आरपीएफएसआई की एक शिफ्ट और कंप्लीट होती है। इसमें आपको लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जिन्हें आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से उत्तर दे देते हो, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे मिले जिनमें या तो अच्छी पढ़ाई या कॉमन सेंस या अच्छी थ्योरी, तो कैसे ये क्वेश्चन हल नहीं होंगे। यदि आप अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हो कि आप जब तक ओवरेज ना हो जाए, एग्जाम दे रहे ओवरेज हो गए तो कुछ भी नौकरी करने निकल गए, मेहनत मजदूरी, तो कोई बात नहीं। और बदलना चाहते कि भैया ले आओ वो 80 घंटे की थ्योरी, और तुम कसम खाके अपने सबसे प्यारी चीज की जिसको सबसे मानते हो कि हम 1 से लेकर 80 घंटे पूरी कवर करेंगे, तो मैं कह रहा हूं ये अगर तुम 5 क्वेश्चन बाकियों से ज्यादा करके आए, 2 क्वेश्चन भी बाकियों से ज्यादा करके आए, 1 क्वेश्चन का भी, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, दूसरे का होगा, उससे ज्यादा करके आ रहे हो। लेकिन बच्चा मैं तुम 5,000 10,000 क्वेश्चन कर लो, तुम अटकोगे नहीं, होगा कुछ। तो बोलो साथ हो थ्योरी के लिए, कमेंट्स कर देना सारे के सारे, थ्योरी चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन करते रहो, 20 30 50 100 क्वेश्चन, और आके बता देना कि कितना आया। अगर तुम चाहते हो कि सर इन 30 दिनों का पागलों की तरह बेहतरीन इस्तेमाल करा दो कि जो मैथ रीजनिंग हिंदी जैसी ही जीके तैयार हो जाए, तो बता दो, कमेंट कर देना, ले आऊंगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। करो या मरो सीरीज छोड़ना मत, एक दिन भी करो या मरो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इस शनिवार 6 घंटे की पहली प्रतिशोध मैराथन है, क्लास लो सीखो, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें कराऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम मुझसे तुमने थोड़ा समय दे दिया ना बाबू, जीवन भर याद रखोगे कि कोई व्यक्ति तुम्हें मिला था। तो बाकी आप सभी लोग एग्जामपुर से जुड़े रहना, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, जो फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है भैया, थैंक यू। सुबह करो मरो में जरूर आना, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर होता है, 7 बजे से शुरू होती है, और शाम को साथ ही मॉडल पेपर। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।